स्मारकों के दर्शन करते वक्त पीएम मोदी लगातार जिनपिंग को वहां के किस्से बताते रहे। जिनपिंग भी उनकी बातों को गौर से सुनते रहे। महाबलीपुरम में दोनों नेताओं ने लंबी वॉक की। करीब 1 घंटे तक दोनों साथ साथ चलते रहे। जब भी मीडिया के कैमरों पर नजर पड़ती, दोनों हर बार मुस्कुरा देते, लेकिन इस दौरान दोस्ताना अंदाज नजारत था। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज ठीक वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए थी, यानी जिनपिंग को उन्होंने उन्हीं की तरह औपचारिक अंदाज में जवाब दिया। पिछली बार जब मोदी वुहान सिटी गए थे तो डोकलाम की कसक थी। इस बार लद्दाख में चीनी सेना के घुसपैठ की साजिश की बात पीएम के मन में खटक रही होगी। इसीलिए दोनों की मुलाकात देखकर ये कहा जा सकता है कि हाथ तो कई बार मिले लेकिन दिल नहीं मिले। जिनपिंग को सहज बनाने के लिए पीएम ने उन्हें खुद नारियल पानी और टिश्यू दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के पास अनौपचारिक रहने की कई वजहें हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और कश्मीर पर चीन के लगातार विरोधाभासी बयानों की वजह से महाबलीपुरम की मुलाकात काफी अहम है। हालांकि कहने को ये वुहान के बाद दूसरी अनौपचारिक मीटिंग है, लेकिन मीटिंग में औपचारिकता साफ नजर आई। दरअसल इसके पीछे सीमा विवाद, आतंकवाद और कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन। इसी वजह से जिनपिंग के साथ स्मारकों की सैर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर, कई बार हाथ मिलाने और तमाम अनौपचारिकताओं के बावजूद अघोषित प्रोटोकॉल साफ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच दूसरे साल में ये दूसरी अनौपचारिक मुलाकात है, लेकिन हैरानी इस बात पर है कि ये महामुलाकात दोस्ती से ज्यादा कूटनीतिक बंधनों में बंधी हुई थी। पीएम मोदी ने जिनपिंग से हाथ मिलाया, लेकिन पिछली बार की तरह गले नहीं मिले। हाथों में हाथ लेकर काफी दूर तक सैर तो की, लेकिन दोनों के दिल नहीं मिले। आखिर क्या वजह है कि अनौपचारिक दौरे को भी पीएम मोदी ने औपचारिक ही रहने दिया? कभी हाथों में हाथ, कभी बातों में बात, कभी रास्ते पर चर्चा, कभी नारियल पानी पर कहानी, और कभी इतिहास का बखान। ये जुगलबंदी है दुनिया के 2 महाबलियों की, जिसका गवाह बना महाबलीपुरम। मोदी के मंदिर डिप्लोमेसी की शुरुआत ही धमाकेदार थी। हमेशा मोदी जैकेट और कुर्ते में दिखने वाले मोदी अचानक तमिल अवतार में सामने आए। लुंगी और शर्ट, कंधे पर अंगवस्त्र, मोदी ने जैसा देश वैसा भेष को चरितार्थ कर दिया। इसके बाद अगला पड़ाव था कृष्ण का माखन लड्डू। पहाड़ पर अटकी ये चट्टान किसी लुढ़के हुए लड्डू की तरह लगती है। ये चट्टान कुदरत के तमाम प्रहारों के बाद भी आज तक जस का तस है। लेकिन भारत चीन के रिश्ते इसके बिल्कुल उलट है। तमाम उतार चढ़ाव इस रिश्ते में आ चुके हैं। लेकिन जिस अंदाज में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जिनपिंग का हाथ थाम कर उठाया, उसने कुछ सेकंड के लिए पुरानी कड़वाहट को भुला दिया। इसके बाद दुनिया के दोनों दिग्गज पहुंचे पंचरथ मंदिर। अब इसे इत्तेफाक कहे या कुछ और, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते भी
पंचशील के सिद्धांतों से शुरू हुए थे। पंचशील से लेकर पंचरत्न मंदिर पहुंचने तक गंगा में काफी पानी बह चुका है, लेकिन यहाँ एक नई शुरुआत की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी ने नारियल पानी के साथ कर दी। और करीब 15 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच यहाँ बातचीत होती रही। नारियल पानी खत्म हुआ, लेकिन बातचीत जारी रही। अगला पड़ाव था शोर मंदिर। समुद्र तट के पास विहंगम शोर मंदिर के लिए मोदी जिनपिंग पैदल ही निकले। टहलते हुए मोदी ने हिंदू धर्म के दो आधार शिव और विष्णु को समर्पित इस मंदिर का बखान किया। देखते ही देखते सूर्यास्त हुआ और चमकते चांद के साथ दोनों ने कुचिपुड़ी और फिर राम कथा का मंचन देखा। और इसी के साथ दोपहर से शुरू हुआ सफर रात के अंधेरे में इस उम्मीद के साथ खत्म हुआ कि रिश्तों का नया सवेरा शायद जल्द आएगा। रजत राकेश टंडन, महाबलीपुरम, इंडिया न्यूज। महाबलीपुरम में दो महाबलियों की मुलाकात, लेकिन शी जिनपिंग से इस बार की मुलाकात कुछ अलग थी। इसमें ना तो 2014 वाली बात थी, ना पिछली मुलाकात वाले जज्बात। एक तरीके से यह मुलाकात औपचारिक ज्यादा लगी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी अपने मेहमानों से गले मिलते हैं, उन्होंने जिनपिंग से सिर्फ हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को माय फ्रेंड कहते हुए संबोधित करते हैं। और इस ट्रेंड की शुरुआत हुई जब मोदी और ओबामा की मुलाकात हुई थी। तब मोदी ने कहा था माय फ्रेंड ओबामा। इसके बाद इजराइल के पीएम को भी मोदी ने माय फ्रेंड नेतन्याहू कहा था, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी ऐसी ही गर्मजोशी देखने को मिली थी। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए मोदी ने ट्वीट किया, मिस्टर प्रेसिडेंट, भारत में आपका स्वागत है। अब सवाल ये कि मोदी और जिनपिंग की ये मुलाकात सिर्फ औपचारिकता भर तो नहीं थी, इसके पीछे चीन की पाकिस्तान से नजदीकी भी एक बड़ी वजह हो सकती है। दरअसल जिस वक्त मोदी जिनपिंग से मिल रहे थे, उस वक्त ट्विटर पर गो बैक मोदी ट्रेंड कर रहा था। दरअसल ये मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश थी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चाइना टू चेन्नई साजिश वाया पाकिस्तान। मोदी और जिनपिंग के रिश्ते पर पाक का अड़ंगा। महाबलीपुरम में मुलाकात से पहले पाक की सोशल साजिश। ट्विटर पर मोदी के खिलाफ पाक का ट्विटर वाला खेल। मोदी के खिलाफ पाकिस्तान ने फर्जी ट्रेंड करा दिया। हैशटैग गो बैक मोदी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ये तब था जब जिनपिंग ने भारत के लिए उड़ान भी नहीं भरी थी। यानी इस साजिश की बिसात
मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले ही तैयार हो गई थी। हैशटैग गो बैक मोदी के ट्वीट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। करीब 53,000 ट्वीट से हैशटैग गो बैक मोदी ट्रेंड करने लगा। सुबह से लेकर मोदी जिनपिंग की मुलाकात तक ट्रेंड जारी रहा। मोदी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश से खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। ट्रेंड के बारे में पता लगाया गया जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा ट्वीट किए गए। पाकिस्तान में ट्विटर पर हैशटैग मोदी गो बैक ट्रेंड करता जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के खिलाफ जो ट्वीट किए गए वो ज्यादातर पाकिस्तान से हैं। सरकार के सूत्रों ने उन ट्विटर हैंडल को भी जारी किया है जो पाकिस्तान के हैं और शुक्रवार सुबह से ही पीएम मोदी के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रहे थे। दरअसल ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से मोदी गो बैक ट्रेंड कराने के पीछे पाकिस्तान की बौखलाहट मानी जा रही है। चीन उसका खास दोस्त है। कश्मीर मुद्दे पर जब पाकिस्तान मुंह की खा चुका है तब पाकिस्तान अकेला पड़ गया तो चीन ने साथ दिया। इसलिए जिनपिंग के भारत आने से पाकिस्तान को डर लग रहा है कहीं चीन भी पाकिस्तान से अलग न हो जाए और इमरान की हालत अमेरिका जैसी हो जाए। जब ट्रंप के सामने उनकी बेइज्जती हुई थी इसलिए पाकिस्तान ने सोशल साइट पर मोदी के खिलाफ ट्रेंड चला दिया। हालांकि इससे पीएम मोदी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उनकी लोकप्रियता इमरान से बहुत ज्यादा है। हाँ, इतना जरूर है कि पाक की एक और साजिश बेनकाब हो गई। इस दौरान इमरान खान ने भी एक ट्वीट कर दिया जिसमें लिखा, मैं हैरान हूँ, दुनिया भर की मीडिया हांगकांग में हो रहे विरोध को तो दिखाती है लेकिन कश्मीर में मानवाधिकारों पर आए संकट को दरकिनार किया जा रहा है जहाँ 2 महीने से पूरा ब्लैकआउट, न कम्युनिकेशन, हजारों को जेल, बच्चे बुजुर्ग सब बंधक बने हुए हैं। इमरान खान ने मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले ये ट्वीट किया जिसमें हांगकांग और कश्मीर की बात की, यानी हांगकांग पर चीन का साथ देने का ड्रामा किया जबकि कश्मीर पर वही राग अलापा। दुनिया जान रही है कि कश्मीर में हालात ठीक ठाक हैं। दरअसल इमरान खान नहीं चाहते किसी भी सूरत में भारत चीन के रिश्ते अच्छे रहें, इसलिए इमरान खान वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे मोदी की इमेज खराब की जा सके। लेकिन इमरान भूल गए मोदी एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर पहचान बना चुके हैं और दुनिया उनकी मुरीद हो चुकी है। ऐसे में इमरान की इस घटिया हरकत से मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि एक बार फिर से इमरान दुनिया के सामने बेइज्जत हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे भी पाकिस्तान को मौका मिले तो नापाक हरकतें करता है। पाकिस्तान के ट्वीट को कांग्रेस का समर्थन, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। जहां दुनिया भर की निगाहें मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर थी, वहीं कांग्रेस ने पाकिस्तान के ट्रेंड करते गो बैक मोदी ट्वीट को समर्थन कर दिया। गो बैक मोदी को रिट्वीट तमिलनाडु कांग्रेस की तरफ से किया गया जिसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जे असलम ने किया था। सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस इस तरह की हरकतों से साबित क्या करना चाहती है। एक दिन पहले ही कांग्रेस के ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सांसद ने एक तस्वीर ट्वीट की। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सांसद ने एक तस्वीर ट्वीट की थी जो कश्मीर से 370 हटाने का विरोध कर चुके हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पाकिस्तान के ट्वीट को कांग्रेस का समर्थन। जाहिर सी बात है कांग्रेस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है क्योंकि पाकिस्तान आज ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहा था हैशटैग गो बैक मोदी के साथ। इस बीच दूसरी तस्वीर जो एक दिन पहले आई थी, कश्मीर विरोधी सांसद से मुलाकात। ब्रिटेन के ये सांसद लेबर पार्टी के नेता हैं, उनसे मुलाकात की थी कांग्रेस के नेता ने। महाबलीपुरम में मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों ने डिनर किया। होटल के बाहर हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे जो डिनर डिप्लोमेसी की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। भारत और चीन के बीच में दूसरी अनौपचारिक बातचीत की शुरुआत आज महाबलीपुरम में हुई। लगभग 4.5 घंटे तक जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में थे। प्रधानमंत्री मेजबानी करने के लिए लगभग 11:30 बजे महाबलीपुरम पहुंच गए थे। लगभग 4:15 बजे जिनपिंग यहां पहुंचे। उसके बाद अर्जुन पेनिस, कृष्णा बटरबॉल और उसके बाद रथ टेम्पल और लास्ट में सी शोर पे जो टेम्पल था शंकर भगवान का, वहां पर गए। वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कई गिफ्ट भी दिए जिनपिंग को और उसके बाद तमिलनाडु का विशेष जो डिनर था वो उसका आयोजन किया गया था। लगभग 3.5 घंटे दोनों साथ में थे। माना जा रहा है कि ये बातचीत कल भी होगी। लगभग 3.5 घंटे तक जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी साथ होंगे। पूरा डेलीगेशन होगा और दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अपने स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। कल के बाद ये साफ होगा कि आखिर चाइना का स्टैंड उन मुद्दों पर क्या है जिस पर भारत कई बार ऐतराज कर चुका है। कैमरामैन विदेश के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, महाबलीपुरम। आपने अभी तक मोदी जिनपिंग के बीच यारी की तस्वीर देखी।
लेकिन अब हम आपको चीन के यार गद्दार के सबूत दिखाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त दिन रात भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा है। कहा जा रहा है कि इसके स्क्रिप्ट इमरान और बाजवा ने जिनपिंग के सामने भी लिखी है। आपको सिलसिलेवार पाकिस्तानी साजिश के सबूत दिखाते हैं। सबसे पहले आपको चीन के यार गद्दार के सबूत दिखाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त दिन रात भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा है। कहा जा रहा है कि इसके स्क्रिप्ट इमरान और बाजवा ने जिनपिंग के सामने भी लिखी है। आपको सिलसिलेवार पाकिस्तानी साजिश के सबूत दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए पाकिस्तान में कहां होगी आतंकियों की सबसे बड़ी रैली। ये जंग जारी है, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकियों की बड़ी साजिश। इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। इंडिया का पीओके में 14 अक्टूबर को खुलेआम रैली करेगा हाफिज सईद। 8 लाख फौज यहाँ से इंशाअल्लाह निकालना पड़ेगी और ये हुकूक मुसलमानों को देने पड़ेंगे। पीओके में हाफिज बोलेगा, आतंकी एलओसी की तरफ दौड़ेंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहले इमरान खान ने रैली की जो फ्लॉप रही। अक्टूबर के पहले हफ्ते में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की अगुवाई में प्रदर्शन किया जो एलओसी के करीब पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गया। और अब 14 अक्टूबर को पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज सईद रैली करने जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। भारतीय सेना आतंकियों को पीछे धकेलने में कामयाब रही है। यही वजह है कि आतंकी संगठन अब पीओके के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाफिज सईद ने 14 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में रैली करने का फैसला किया है। इसके लिए उसने सभी आतंकवादियों को बुलावा भेजा है। इस रैली में जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ज्यादातर आतंकी शामिल होंगे। पिछले हफ्ते पाकिस्तान की सेना ने एलओसी मार्च निकाला था। 4 दिन पहले ही पीओके में पाकिस्तान से आजादी के समर्थन में बहुत बड़ी रैली निकाली गई। रैली में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रही थी। उनके हाथों में बैनर और पोस्टर्स थे जो उनकी आजादी से संबंधित मांग को जाहिर कर रहे थे। रैली पर पुलिस ने जमकर बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े जिसमें काफी लोग घायल हो गए। 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई। इससे पहले 13 सितंबर को पीओके में इमरान खान ने रैली को संबोधित किया। भाड़े के लोगों को पीओके में जुटाया, लेकिन इमरान की रैली में गो नियाजी गो के नारे लगे। मुजफ्फराबाद की रैली में इमरान खान ने पीओके के बाशिंदों को खूब भड़काया। इन्होंने दुनिया की नजर कश्मीर पे उठा के पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहना है कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं और अभी भी ये शुरू हो गए। तो ये भी सुन लो नरेंद्र मोदी, ये याद रखना कि अगर तुमने फिर ये सोचा कि दुनिया की नजर कश्मीर से उठा के पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की आपके इस बारी या जेटा या फौज आए, तो मैं बार बार कह बैठा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। अब उसी मुजफ्फराबाद में इंटरनेशनल आतंकी हाफिज सईद 14 अक्टूबर को बड़ी रैली करेगा। पीओके के जो लोग पाकिस्तान से आजादी चाह रहे हैं उन्हें गुमराह करेगा और भारत के खिलाफ आतंकियों का हौसला बढ़ाएगा। पीओके में विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। 70 साल पहले पाकिस्तान ने यहाँ पर कराची सीक्रेट एग्रीमेंट किया जिसके तहत उसने पीओके को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया। तभी से यहाँ के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि तभी से पाकिस्तान ने यहाँ के लोगों को बरगलाना और यहाँ के लोगों के ऊपर जातियां करना शुरू कर दिया। और इसी के बाद से ही पाकिस्तान की फोर्स हो या फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन या पाकिस्तान सरकार या फिर दूसरे लोग या फिर आतंकी समूह लगातार यहाँ की जनता को बरगलाने में लगे रहते हैं। अब जानिए कि आतंक प्रेम के कारण पाकिस्तान इन दिनों किस कदर फंसा हुआ है। पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF में ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान इससे बचने की कोशिश में लगा है। इसी के चलते इमरान खान सरकार ने
10 अक्टूबर को आतंकी हाफिज सईद के 4 बड़े करीबियों को गिरफ्तार कर लिया। ये चारों जफर इकबाल, हाफिज याहिया अजीज, मोहम्मद अशरफ और इकबाल सलाम आतंकी संगठन जमात उद दावा और लश्कर ए तैयबा के सदस्य हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में हाफिज सईद को नजरबंद करने का नाटक किया गया और फिर रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान के आजादी दिवस के मौके पर लाहौर की गलियों में उसके पोस्टर इमरान के साथ देखे गए और अब एक बार फिर पीओके के लोगों को आतंक की आग में धकेलने का जिम्मा हाफिज सईद को दिया गया है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। पीओके पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है। कश्मीर में आतंकियों की एंट्री बंद हो चुकी है और घुसपैठ करने की कोशिश में आतंकी मारे जा रहे हैं। पीओके के अंदर हालात कुछ बदल चुके हैं। 7 सितंबर और 9 सितंबर के अंदर तत्तापानी के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने वहां के लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई, वहां के लोगों के ऊपर अंधाधुंध अत्याचार किए और वहां के नारे निकले कि गो नियाजी गो। हाफिज सईद को सब जानते हैं कि ये सेना का पिट्ठू है। इसको वहां पे अगर वो रैली करता भी है, मुझे नहीं लगता है कि वहां पर उनको समर्थन मिलेगा और उसकी जो रैली है वो सिर्फ एक रैली रहकर रह जाएगी। जाहिर है पाकिस्तान अब कितनी भी साजिश रच ले, दुनिया उसका सच जान चुकी है और इधर मोदी सरकार के संकल्प और भारतीय सैनिकों के हौसले के आगे उसकी हर चाल बेकार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तानी साजिश आए दिन सरहद लांघ रही है। कश्मीर के बाद आतंकियों ने पंजाब को टारगेट किया है। दिवाली के मौके पर पंजाब के कई शहर हाई अलर्ट पर हैं। पहले ड्रोन से पहुंचा आतंक का सामान, फिर आतंकी हमले का बड़ा खतरा। दिवाली से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश। पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 2000 जवान जिले का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। बॉर्डर से सटे गुरदासपुर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। 7 जिलों से यहां पुलिस बुला ली गई है। अलग अलग शहरों में मेड इन पाकिस्तान हथियार पकड़े जाने और 3 दिन में 8 बार पाकिस्तानी ड्रोन की एंट्री के बाद पूरा पंजाब अलर्ट मोड पर है। कुछ दिन पहले ही पुलिस को जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी मिली है जिसमें 26/11 जैसे बड़े हमलों को अंजाम देने की धमकी दी गई है। आपको बता दूं, इस चिट्ठी में लिखा गया है कि गोल्डन टेम्पल और अन्य धार्मिक स्थलों के साथ साथ कई बड़े रेलवे स्टेशन को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद निशाना बना सकता है। और अब खुफिया इनपुट है कि त्योहार के सीजन में आतंकी हमला हो सकता है, जिसके बाद पठानकोट में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस समय पठानकोट में करीब 195 डीएसपी और 2000 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। 100 के करीब बसें तैयार हैं ताकि पुलिस की टीमों को कहीं भी भेजा जा सके। स्वेट कमांडो, एनएसजी का दस्ता, घातक टीमें भी अलर्ट पर हैं। पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी गई है। सभी विभागों को अपनी इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट पर रखने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट और ट्रॉमा सेंटर खाली करा लिए गए हैं। जिले के 3 बड़े अस्पतालों अमनदीप हॉस्पिटल, एसआरके हॉस्पिटल, चौहान मेडिसिटी, तीनों को हर तरह के हालातों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पंजाब और हिमाचल पुलिस ने दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित डामटाल की पहाड़ियों के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस और कमांडो की टीम ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा। जंगल में बसे घरों की भी तलाशी ली गई। दरअसल इसी जंगल में सैन्य फायरिंग रेंज है और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पठानकोट एयरबेस है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गुरदासपुर के बटाला में भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। 7 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। आईजी बॉर्डर रेंज द्वारा सभी जिलों के एसएसपी की मीटिंग ली गई है। सारे पंजाब में चेकिंग हो रही है, सारी जगह चेकिंग हो रही है ताकि कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी ना हो। दैट इज आवर ड्यूटी आल्सो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी। वी आर ऑलवेज अलर्ट। दरअसल जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंक की कमर टूट चुकी है। कश्मीर में आतंकी और आतंक के सामान की सप्लाई बंद है। इसीलिए पाकिस्तानी आतंकियों और आईएसआई की काली नजर पंजाब पर है। सितंबर के महीने से ही बार बार पाकिस्तान के ड्रोन पंजाब में घुस रहे हैं। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान पंजाब में आतंक के सामान की सप्लाई कर रहा है, खालिस्तानी आतंकियों को भड़का रहा है।
पाकिस्तान अपने आखिरी दिनों में, आखिरी क्षणों में इस थ्रेट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है खालिस्तान के जो लोकल एलिमेंट बचे हुए हैं वो उनकी मदद ले सकते हैं, और उनकी मदद वो ड्रोन्स के सहारे दे रहा है। उनको इक्विपमेंट देता है ड्रोन्स के सहारे, उनको वेपन सिस्टम्स स्मॉल क्वांटिटी में सप्लाई करता है, जो वहां की लोकल फोटोज लेता है, रियल टाइम फोटोग्राफ्स जो लेता है वो पाकिस्तान आर्मी को और ISI को देता है। पाकिस्तान की इसी साजिश केरनी और दिगवार सेक्टर में गोलीबारी की। ऐसी इलाका है, इसमें पाकिस्तान लगातार शेलिंग कर रहा है। जब से ये हालात खराब हुए हैं ये पाकिस्तान की ही देन है। खासकर हमारे जो सिविलियन लोग हैं उनको हिट किया गया, उनके घरों के ऊपर शेलिंग की गई। तो खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर कोई किसी किस्म का हमारा जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान गोले बरसा रहा है और भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बताया जाता है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना के 3 जवान मारे गए। वहीं हीरानगर में भारत का 1 जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की तरफ से हमारे कलाल सेक्टर जो नौशहरा में पड़ता है वहाँ पे भी बड़ी उन्होंने गोलाबारी की है। हमारी फौज ने उसका भरपूर जवाब दिया। अभी तक 1 जवान हमारा 33 RR का जख्मी भी हुआ है, जिसको उधमपुर हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट भी किया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद घाटी में पाक प्रायोजित आतंक दम तोड़ रहा है। कश्मीर में आतंकियों की सप्लाई नहीं हो पाने के चलते पाकिस्तान बौखला गया है। कश्मीर के नाम पर दुनिया के सामने हाथ फैलाना भी बेकार गया तो पाकिस्तान ने बॉर्डर पर साजिश शुरू कर दी। पाक सेना के कैंप में आतंकियों को रखा गया है और उन आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। हालात ये हैं कि भारतीय सीमा में बच्चे नदी पार कर स्कूल जाने से भी डर रहे हैं। 2019 में पाकिस्तान 2317 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, जिसमें 147 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि 31 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। करीब 100 स्थानीय नागरिक भी सीज फायर उल्लंघन में मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी के चलते बॉर्डर से सटे गांवों में काफी दहशत है। हालात ऐसे हैं कि स्कूली बच्चे बंकर में पढ़ाई कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, और खासतौर पे बंकर के अंदर पढ़ाई, क्या मकसद क्या है? सर, जब फायरिंग होती है तब हमें बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तब से एक एकदम फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर हम बच्चों को बंकर में लाते हैं। इसी कारण स्कूलों में भी छुट्टी हो जाती है। बच्चों के एग्जाम होते हैं, लेकिन एग्जाम तो हो जाते हैं। एग्जाम तो वो एग्जाम लेंगे ही, पढ़ाई तो बर्बाद वेस्ट हो रही है। इसीलिए हमें बहुत परेशानी है इधर। दरअसल धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने आतंक की जिस फसल को पैदा किया था उसे न तो निगलते बन रहा है और न ही उगलते। इसलिए वो अपने आतंकियों को हिंदुस्तान में खपाना चाहता है। खुफिया एजेंसियों को मिली रिपोर्ट के मुताबिक करीब 300 आतंकी पाकिस्तानी सेना के कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हर चाल पर भारत की सख्त नजर है। These numbers keep fluctuating, but I would say yes, there are at least 500 people who are waiting to infiltrate. That is the minimum number I would say. भारतीय सेना ने 12 और 13 सितंबर की रात पाकिस्तान की ओर से LOC के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके अलावा सेना ने एक संदिग्ध बैट कमांडो को घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया। सेना ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया था। पाकिस्तान कितनी भी साजिश रच ले, कश्मीर के नाम पर जितनी भी नौटंकी कर ले, हिंदुस्तान को जितनी भी गिदड़ भभकी दे ले, लेकिन भारत के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली, क्योंकि एक तरफ बदहाली और कंगाली के दोराहे पर खड़ा पाकिस्तान है और इस पार दुनिया की चौथी महाशक्ति हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान किस कदर बौखलाया है उसकी एक और कहानी देखिए। मोदी जिनपिंग दौरे के बीच पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट करने वाला है, ऐसा क्यों? इस रिपोर्ट को आप देखिए, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इधर मोदी जिनपिंग डील करेंगे, उधर पाकिस्तान मिसाइल का बटन दबाएगा। जिनपिंग के भारत दौरे के दौरान पाक का मिसाइल टेस्ट क्यों? पाक का मिसाइल परीक्षण क्या भारत को एक धमकी है या फिर वो अपनी ताकत का झूठा एहसास कराना चाहता है? बताया जाता है कि 11 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक कभी भी पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट कर सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान इस टेस्ट को सोन मियानी परीक्षण रेंज में करने की योजना बना रहा है, जो कि पाक के दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इससे पहले अगस्त महीने में पाकिस्तान ने
सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया था। ये मिसाइल 290 किलोमीटर तक कई प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। गजनवी के टेस्ट की जानकारी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने खुद दी थी। ISPR के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर कहा था, पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी को सतह से सतह पर नाइट ट्रेनिंग लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया। दरअसल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से हटे आर्टिकल 370 को लेकर तिलमिलाया हुआ है। कश्मीर के नाम पर वो दुनिया भर के देशों के सामने हाथ फैला रहा है, लेकिन चीन के अलावा कोई उसके साथ नहीं। इसलिए प्रोपगंडा फैलाने और झूठी शान बघारने का कोई तरीका नहीं छोड़ रहा है पाकिस्तान का पिछली बार जो मिसाइल परीक्षण हुआ था गजनवी के अंदर, ऐसा सुनने में आया था कि शायद इन्होंने वो परीक्षण या तो किया ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 फोटो दिखाए गए थे। और हो सकता है इनको अपनी मिसाइलों पे शक हो गया हो और अब उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, इसको इसके साथ में मिला दिया कि जिनपिंग अगर हिंदुस्तान आए हैं एक वार्ता के लिए जो है उस समय पे अपनी जनता के कंजम्पशन के लिए कि हम ये मिसाइल चेक भी कर लेंगे और साथ साथ में अपनी जनता को बेवकूफ भी बना देंगे। हालांकि कोई भी देश समय समय पर अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की टाइमिंग और नियत को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।